तो इस वर्चुअल स्मार्ट क्लासरूम में सबका स्वागत है। आज का हमारा ये सेशन कोई आम क्लास नहीं है, बल्कि हम एक कमाल की आधुनिक 3D लैब में कदम रखने वाले हैं। आज हम समझेंगे विज्ञान के उन 3 पिलर्स को जिन पर पूरी केमिस्ट्री टिकी है: अम्ल, क्षारक और लवण, मतलब एसिड्स, बेस और सॉल्ट्स। हम टेस्ट ट्यूब्स में होने वाले एकदम कलरफुल रिएक्शंस देखेंगे, चमकते हुए मॉलिक्यूल्स को करीब से जानेंगे, और ये सब कुछ बहुत ही शानदार विजुअल्स के साथ होगा। ये एक ऐसा एक्सप्लेनर है जो सच में आपकी किताबों को जीवंत कर देगा। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। आज के इस डायनामिक एक्सप्लेनर में हम 6 मुख्य टॉपिक्स कवर करेंगे। पहले अम्ल और क्षारक का एक छोटा सा परिचय, फिर सूचक यानी उनके रंग और गंध, उसके बाद कुछ मज़ेदार रासायनिक अभिक्रियाएं, फिर हम देखेंगे पीएच स्केल की असली ताकत, उसके बाद उदासीनीकरण और लवण, और आखिर में जानेंगे कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इन सबका क्या रोल है। भाग 1, परिचय, अम्ल और क्षारक। चलिए अपनी इस वर्चुअल लैब के पहले स्टेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये दोनों चीजें हैं क्या। अगर हम अरेनियस थ्योरी की बात करें तो अम्ल यानी एसिड्स वो पदार्थ हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है, जैसे नींबू का रस, है ना? और ये पानी में घुलने पर H+ यानी हाइड्रोजन आयन छोड़ते हैं। दूसरी तरफ क्षारक यानी बेसिस स्वाद में थोड़े कड़वे होते हैं, छूने पर बिल्कुल साबुन जैसे चिकने लगते हैं और पानी में घुलने पर OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। और हाँ, एक छोटी सी बात, जो क्षारक पानी में आसानी से घुल जाते हैं ना, उन्हें हम क्षार या एल्कली कहते हैं। अब अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पर जाएं तो इसे समझने के लिए ब्रॉन्स्टेड-लोरी सिद्धांत बहुत काम आता है। ये थ्योरी बहुत ही सिंपल है। ये कहती है कि अम्ल प्रोटॉन डोनर होते हैं, मतलब वो खुशी खुशी अपने प्रोटॉन का त्याग कर देते हैं, और जो क्षारक होते हैं ना, वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, यानी वो उस प्रोटॉन को अपना लेते हैं। सोचिए, ये एक तरह का बहुत ही सुंदर केमिकल लेन देन है जो हर एसिड बेस रिएक्शन के बिल्कुल केंद्र में होता है। भाग 2, सूचक, रंग और गंध। अब सवाल यह है कि हर केमिकल को चक्कर तो नहीं देखा जा सकता ना? बिल्कुल नहीं। यहीं पर एंट्री होती है सूचक या इंडिकेटर्स की। ये एक तरह के केमिकल अलार्म है। स्क्रीन पर देखिए, ये दिखाता है कि अलग अलग इंडिकेटर्स कैसे काम करते हैं। जैसे लिटमस पेपर, ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। इसे एसिड में डालते ही ये नीले से लाल हो जाता है और बेस में लाल से नीला। वहीं फिनोल्फथैलीन जैसा सिंथेटिक इंडिकेटर तो और भी कमाल है। एसिड में ये बिल्कुल कलरलेस लेता है, लेकिन जैसे ही बेस के संपर्क में आता है, बूम, ये एक बहुत ही प्यारे चमकीले गुलाबी रंग में बदल जाता है। मिथाइल ऑरेंज भी कुछ ऐसा ही करता है, एसिड में लाल और बेस में पीला। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ रंगों तक ही सीमित नहीं है। कुछ इंडिकेटर्स ऐसे भी होते हैं जो अपना रंग नहीं बल्कि अपनी गंध, अपनी स्मेल बदलते हैं। इन्हें गंध या सूचक या ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं, जैसे वैनिला, कटा हुआ प्याज या फिर लौंग का तेल। जब ये किसी एसिड या बेस से मिलते हैं तो इनकी वो खास महक या तो बदल जाती है या एकदम गायब हो जाती है। ये उन लोगों के लिए बहुत मददगार है जो देख नहीं सकते, क्योंकि वो सूंघ कर ही लैब में केमिकल्स की पहचान कर सकते हैं। है ना अमेजिंग? भाग 3, रासायनिक अभिक्रियाएं। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के सबसे मजेदार हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, रिएक्शन फेज। अब रसायनों को आपस में मिलाते हैं। एक क्लासिक रिएक्शन देखते हैं। जब कोई एसिड, मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक जैसी किसी एक्टिव धातु से रिएक्ट करता है तो जिंक क्लोराइड नाम का सॉल्ट बनता है और साथ ही हाइड्रोजन गैस निकलती है। सामने इस 3D सिमुलेशन में टेस्ट ट्यूब के अंदर जो तेजी से बुलबुले उठ रहे हैं ना, वो इसी गैस के हैं। और पता है इसकी सबसे मजेदार पहचान क्या है? जब इस गैस के पास एक जलती हुई मोमबत्ती लाते हैं तो ये एक पॉप की आवाज के साथ जलती है, एकदम छोटा सा धमाका। यही हाइड्रोजन गैस की पक्की पहचान है। तो क्या सिर्फ एसिड्स ही धातुओं के साथ रिएक्ट करते हैं? बिल्कुल नहीं, बेस भी पीछे नहीं है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसा एक स्ट्रॉन्ग बेस जिंक के साथ मिलता है तो वो सोडियम जिंकेट नाम का एक खास सॉल्ट बनाता है, और यहाँ भी वही हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि ऐसे रिएक्शंस हर धातु के साथ नहीं होते। चलिए एक और शानदार रिएक्शन देखते हैं। क्या होगा अगर हम एसिड को कैल्शियम कार्बोनेट पर डाल दें? आपको जान के हैरानी होगी कि चौक, मार्बल और यहां तक कि अंडे के छिलके भी कैल्शियम कार्बोनेट के ही बने होते हैं। जब इनमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाते हैं तो ये टूटकर कैल्शियम क्लोराइड यानी लवण, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। ये जो तेजी से झाग और बुलबुले बाहर आ रहे हैं, ये वही CO2 गैस है। भाग 4,
पीएच स्केल की शक्ति। अब हमें रसायनों के गुण तो पता चल गए, पर उनकी ताकत का कैसे पता चले? इसके लिए हमारी इस स्मार्ट लैब का सबसे अल्टीमेट टूल सामने आता है, पीएच स्केल। आसान भाषा में समझें तो पीएच स्केल किसी भी घोल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन को नापता है। इसमें जो पी है वो एक जर्मन शब्द पोटेंस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है शक्ति या पावर। ये स्केल 0 से 14 तक होता है। इसका सिंपल सा रूल है, पीएच का नंबर जितना कम होगा, हाइड्रोजन आयन उतने ही ज्यादा होंगे और वो एसिड उतना ही खतरनाक मतलब शक्तिशाली होगा। इस चमकीले और रंगीन स्पेक्ट्रम को देखिए, इसे यूनिवर्सल पीएच स्केल कहते हैं। बिल्कुल बीच में जो हरा रंग है ना, जहां पीएच 7 है, वो न्यूट्रल यानी उदासीनता का प्रतीक है, जैसे हमारा पीने वाला साफ पानी। अब 7 से नीचे लाल रंग की तरफ जाने पर चीजें अम्लीय या एसिडिक होती जाती हैं, और 7 से ऊपर 14 की तरफ जाने पर ये जो गहरा नीला या बैंगनी रंग दिख रहा है, ये बताता है कि घोल क्षारीय या एल्कलाइन है। रसायनों की पावर को देखने का ये कितना शानदार तरीका है। भाग 5, उदासीनीकरण और लवण। अब हमारी इस केमिकल जर्नी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। अब तक हमने एसिड और बेस को अलग अलग देखा, लेकिन एक बहुत ही ड्रामेटिक सवाल है, क्या होगा जब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड एक एकदम स्ट्रॉन्ग बेस से सीधे टकरा जाए? क्या कोई बड़ा धमाका होगा या कुछ और ही मैजिक होगा? चलिए देखते हैं। इस प्रोसेस को उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। जब एक एसिड और एक बेस आपस में टकराते हैं तो वो एक दूसरे के असर को पूरी तरह से काट देते हैं, या कहें कि न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इस शानदार केमिकल लड़ाई का जो फाइनल रिजल्ट होता है वो है लवण यानी सॉल्ट और पानी का बनना। इसे एक बहुत ही सटीक इक्वेशन से समझते हैं। जब खतरनाक हाइड्रोक्लोरिक एसिड को शक्तिशाली सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाते हैं तो वो एक दूसरे को शांत कर देते हैं, और आखिर में हमें क्या मिलता है? NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। अरे ये वही साधारण नमक है जिसे हम रोज अपने खाने में डालते हैं, और साथ में बनता है पानी। केमिस्ट्री का ये बैलेंस सच में हैरान कर देने वाला है। भाग 6, दैनिक जीवन में महत्व। तो ये सब जो हमने इस 3D लैब में देखा, इसका हमारी असली जिंदगी से क्या कनेक्शन है? आपको शायद पता ना हो, पर पीएच बैलेंस हमारे जिंदा रहने के लिए कितना जरूरी है। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच की एक बहुत ही छोटी सी रेंज में एकदम परफेक्ट काम करता है। हमारे पेट में खाना पचाने के लिए जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, उसका पीएच लगभग 1.2 होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। और सिर्फ इंसानी नहीं, खेती के लिए भी मिट्टी का पीएच सही होना जरूरी है। मिट्टी ज्यादा एसिडिक या बेसिक हो जाए तो पौधे ठीक से ग्रो ही नहीं कर पाते। और एक खास नंबर याद रखिएगा, 5.6। ये नेचर के लिए एक तरह की खतरे की घंटी है। वैसे तो बारिश का पानी थोड़ा एसिडिक होता ही है, लेकिन पॉल्यूशन की वजह से जब इसका पीएच 5.6 से नीचे गिर जाता है तो हम इसे एसिड रेन या अम्लीय वर्षा कहते हैं। जब ये खतरनाक पानी नदियों में जाता है तो ये मछलियों और बाकी जलीय जीवों के लिए जानलेवा बन जाता है। लेकिन फिक्र मत कीजिए, केमिस्ट्री के पास इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी हैं। जब हम कभी ज्यादा खा लेते हैं और पेट में एसिडिटी हो जाती है तो हम एंटासिड लेते हैं, जो असल में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसा एक माइल्ड बेस होता है जो एक्स्ट्रा एसिड को शांत कर देता है। अगर कभी मधुमक्खी डंक मार दे तो उस पर बेकिंग सोडा रगड़ने से तुरंत आराम मिलता है, क्योंकि वो भी एक बेस है। और तो और हमारे टूथपेस्ट में भी बेस होता है जो मुंह के एसिड को खत्म करके हमारे दांतों को खराब होने से बचाता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर से हमने ये जाना कि अम्ल, क्षारक और लवण सिर्फ किताबों में छपे फॉर्मूले नहीं हैं, बल्कि ये हर पल हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। अब एक छोटा सा सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं। अगली बार जब घर में किसी को एसिडिटी हो या मधुमक्खी काट ले तो राहत के लिए किचन से कौन सा केमिकल चुनेंगे? इस नॉलेज को यूज कीजिए और विज्ञान को अपने आसपास काम करते हुए देखिए। इसी के साथ हमारा ये सेशन खत्म होता है। ऐसे ही सीखते रहिए और साइंस से जुड़े रहिए।